काबुल के खूनी मैदानों से लूटा गया वो दैत्याकार खजाना जिसने अकबर की सल्तनत को भी अंधेरे में रखा, भारत को अकेला बना दे दुनिया का सुपर पावर। जयगढ़ के किले में उस सीक्रेट खजाने की वो गुप्त कहानी जो आपको हिलाकर रख देगी। इतिहास की सबसे बड़ी सीक्रेट रेड का सच। खजाने को खोद निकालने जब इंदिरा गांधी ने भारतीय सेना को दिया ऑपरेशन का आदेश, विशाल खजाने को देख खड़े हो गए थे रोंगटे। बन गया रहस्यमयी दिल्ली जयपुर हाईवे का वो सुनसान मंजर जब 60 मिलिट्री ट्रकों का काफिला अंधेरे को चीरता हुआ निकला और भारत का अरबों का खजाना हो गया हमेशा के लिए गायब। चश्मदीदों की आंखों में आज भी कैद है उस रात की चमक। क्या आज भी स्विट्जरलैंड के किसी लोकर में कैद है भारत का वो खोया हुआ गौरव? क्या सच में जयगढ़ के पानी के टांगों के नीचे आज भी सो रहा है वो खजाना जो भारत को रातों रात अमेरिका और चीन से भी ज्यादा बना सकता है अमीर? तो दोस्तों, इतिहास के पन्नों में कुछ तारीखें स्याही से नहीं बल्कि रहस्यों के गहरे अंधेरे से लिखी जाती हैं। 1976 का वो साल भारत के लोकतंत्र के लिए ही नहीं बल्कि भारत के गर्भ में छिपे एक ऐसे राज के लिए भी याद किया जाता है जिसने दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों के कान खड़े कर दिए थे। अरावली की पहाड़ियों का वो सीना जो सदियों से खामोश था, अचानक ड्रिल मशीनों और बारूद की गन से भर गया। ये कोई मामूली घटना नहीं थी, ये भारत के इतिहास का वो अध्याय है जिसे आधिकारिक तौर पर तो बंद कर दिया गया लेकिन अनौपचारिक तौर पर आज भी हर जुबान पर जिंदा है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे खजाने की जिसकी कीमत का अंदाजा लगाना भी बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों के बस की बात नहीं थी। एक ऐसा खजाना जो अगर आज भारत के पास होता तो शायद हमें वर्ल्ड बैंक या IMF की तरफ देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती। डॉलर हमारे रुपये के सामने पानी मांगता और दुनिया की आर्थिक महाशक्तियां भारत के दरवाजे पर कतार लगाकर खड़ी होती। लेकिन सवाल यह है कि वो खजाना आखिर गया कहां? क्या वो कभी मिला ही नहीं या फिर उसे इतनी सफाई से गायब कर दिया गया कि उसकी भनक लगने में ही 50 साल लग गए? ये कहानी सिर्फ सोने चांदी की नहीं है, ये कहानी है सत्ता की भूख की, राजनीतिक बदले की और एक ऐसे तिलिस्म की जिसे भेदने के लिए भारत की प्रधानमंत्री ने अपनी पूरी फौज लगा दी थी। जिस जगह पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता था वहां सेना की पूरी ब्रिगेड को उतार दिया गया। नक्शे खोले गए, पुराने दस्तावेजों की धूल झाड़ी गई और एक किले को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया। सोचिए, देश में इमरजेंसी लगी थी, लोगों के मौलिक अधिकार छीने जा रहे थे, लेकिन सरकार का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ एक जगह केंद्रित था, जयपुर का जयगढ़ किला। ऐसा क्या था उस किले में? क्यों पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसके पास खाने के लाले पड़े थे वो भी इस खजाने में अपना हिस्सा मांग रहा था? और सबसे बड़ा सवाल, वो 60 ट्रक जो उस काली रात को जयपुर से दिल्ली के लिए निकले थे, उनमें क्या लदा था? क्या वो वाकई खाली थे जैसा सरकार ने कहा, या फिर उनमें भारत का वो नसीब था जिसे आज तक हम ढूंढ रहे हैं? आज के इस वीडियो में हम जयगढ़ के उन बंद दरवाजों को खोलने जा रहे हैं। हम आपको ले चलेंगे उस ऑपरेशन के हर उस पल में जहां सांसें थमी हुई थीं और मशीनें चल रही थीं। हम बात करेंगे उस रात की गवाही देने वाले उन लोगों से जिन्होंने अपनी आंखों से उस काफिले को गुजरते देखा था। हम पड़ताल करेंगे उस सियासी साजिश की जिसके तहत इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। और अंत में हम उस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे जो आज 2025 से 26 के भारत के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या वो खजाना आज भी हमारा इंतजार कर रहा है या फिर वो किसी विदेशी तिजोरी में भारत की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा है? इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इस कहानी का हर एक मोड़ आपको चौंका देगा। और हाँ, इस मुद्दे पर, इस रहस्यमयी घटना पर आपके क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है कि खजाना मिला था? कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमयी सफर को। खजाने की उत्पत्ति, मानसिंह का महाअभियान। इस रहस्य को समझने के लिए हमें 1976 से 400 साल पीछे जाना होगा। हमें चलना होगा उस दौर में जब तलवारों की खनक से सल्तनतें बनती और बिगड़ती थीं। ये दौर था मुगलों का और दिल्ली के तख्त पर बैठे थे बादशाह अकबर। लेकिन अकबर की असली ताकत उनकी सेना नहीं बल्कि उनका सबसे भरोसेमंद सेनापति था, आमेर का राजा मानसिंह प्रथम। मानसिंह, वो नाम जिसे सुनकर दुश्मनों के पसीने छूट जाते थे। वो सिर्फ एक राजपूत योद्धा नहीं थे, वो मुगलों की वॉर मशीन थे। जहां जहां मुगलों के पैर डगमगाते वहां मानसिंह अपनी तलवार लेकर खड़े हो जाते। 1580 के दशक में अफगानिस्तान सुलग रहा था। काबुल और कंधार के कबीलों ने मुगलों के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर रखा था। अकबर परेशान थे,
उन्होंने अपनी आखिरी उम्मीद मानसिंह की तरफ देखा और हुक्म दिया, जाओ और काबुल को फतह करो। मानसिंह ने जो किया वो इतिहास बन गया। उन्होंने न सिर्फ अफगान कबीलों को धूल चटाई बल्कि वहां के सरदारों को घुटनों पर ला दिया। लेकिन असली खेल जंग जीतने के बाद शुरू हुआ। काबुल उस समय मध्य एशिया के व्यापार का केंद्र था। सदियों से वहां के कबीलाई सरदारों ने लूट और व्यापार से इतना सोना जमा कर रखा था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। मानसिंह ने जब काबुल को रौंदा तो यह सारा खजाना उनके कब्जे में आ गया। इतिहासकार बताते हैं कि यह खजाना इतना विशाल था कि इसे हाथियों और घोड़ों पर लादने में हफ्तों लग गए। सोने की ईंटें, पन्ने, माणिक, हीरे और ऐसे जवाहरात जो भारत में कभी देखे ही नहीं गए थे, सब कुछ मान सिंह के पास था। उस जमाने के नियमों के मुताबिक किसी भी जीती हुई रियासत का खजाना सीधे बादशाह के खजाने यानी आगरा या दिल्ली जाना चाहिए था। अकबर इसी इंतजार में थे कि मान सिंह आएंगे और वो दौलत उनके कदमों में डाल देंगे। लेकिन मान सिंह वफादार होने के साथ साथ एक चतुर राजनीतिज्ञ भी थे। उन्हें पता था कि मुगलों की वफादारी का कोई भरोसा नहीं। आज वो साथ हैं, कल वो आमेर को कुचल सकते हैं। अपनी रियासत, अपनी प्रजा और अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें आर्थिक ताकत चाहिए थी। और यहीं पर हुआ वो ऐतिहासिक गबन जिसने जयगढ़ के रहस्य को जन्म दिया। कई ऐतिहासिक दस्तावेज और हफ्त तिलिस्मात ए आम्बेरी जैसी किताबें इशारा करती हैं कि मानसिंह ने उस खजाने का एक बहुत बड़ा और सबसे कीमती हिस्सा अकबर को सौंपा ही नहीं, उन्होंने उसे छुपा लिया। वो खजाना दिल्ली के रास्ते पर नहीं बल्कि सीधे आमेर, जयपुर की तरफ मोड़ दिया गया। वो दौलत जो अफगानिस्तान की थी अब राजस्थान की रेत में दफन होने जा रही थी। लेकिन सवाल ये था कि इतना बड़ा खजाना छिपाया कहाँ जाए। आमेर का किला तो मुगलों की नजर में था, वहां हर वक्त आना जाना लगा रहता था। मानसिंह को एक ऐसी जगह चाहिए थी जो अभेद्य हो, जहां न कोई जा सके और न कोई देख सके। और तब उनकी नजर पड़ी आमेर के ठीक ऊपर पहाड़ी की चोटी पर बन रहे एक नए ढांचे पर, जयगढ़। ये सिर्फ एक किला नहीं था, ये आमेर का कवच था। इसे विशेष रूप से खजाने की सुरक्षा और हथियारों के निर्माण के लिए तैयार किया जा रहा था। मानसिंह ने तय किया कि काबुल की वो अकूत संपत्ति इसी किले के पेट में छिपाई जाएगी, ऐसी जगह जहां सूरज की रोशनी भी न पहुंच सके। जयगढ़ का अभेद्य तिलिस्म। जयगढ़, जिसे विजय का किला भी कहा जाता है, अपनी बनावट में ही सैकड़ों राज समेटे हुए हैं। अगर आप आज भी वहां जाएंगे तो आपको महसूस होगा कि ये किला रहने के लिए नहीं बल्कि कुछ छिपाने के लिए बनाया गया था। यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी पहियों वाली तोप जयबान रखी है, जो उस समय की तकनीकी श्रेष्ठता का सबूत है। लेकिन तोप तो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए थी, असली खेल तो जमीन के नीचे चल रहा था। जयगढ़ की सबसे बड़ी खासियत है इसका जल प्रबंधन तंत्र, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। रेगिस्तान में पानी अमृत के समान होता है, लेकिन यहाँ के राजाओं ने पानी को सिर्फ पीने के लिए नहीं बल्कि अपनी दौलत को सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल किया। किले के अंदर 3 विशालकाय भूमिगत टांके हैं। इनमें से सबसे बड़ा टांका इतना गहरा और चौड़ा है कि उसमें एक साथ 60 लाख गैलन पानी जमा किया जा सकता है। आप कल्पना कीजिए, 60 लाख गैलन। ये कोई स्विमिंग पूल नहीं था, ये एक छोटा समुद्र था जो किले के बीचों बीच बना था। इस टांके की छत 81 खंभों पर टिकी है और इसके ऊपर जाने के लिए भूल भुलैया जैसे रास्ते हैं। किंवदंतियां और स्थानीय इतिहासकार दावा करते हैं कि राजा मानसिंह ने काबुल से लाए गए उस खजाने को इन्हीं टांकों के पेंदे, बॉटम में विशेष रूप से बनवाए गए गुप्त कमरों, चैम्बर्स में छिपा दिया था। योजना बेहद शानदार और फुल प्रूफ थी। खजाने को टांके के तल में बने वाटरप्रूफ कमरों में रखा गया और फिर ऊपर से टांके को पानी से लबालब भर दिया गया। अब अगर कोई दुश्मन किले पर कब्जा कर भी ले तो उसे वहां सिर्फ पानी ही दिखेगा। पानी के नीचे उतरने की, गोता लगाने की और फिर उन गुप्त दरवाजों को खोजने की जरूरत कौन करेगा। और अगर किसी को शक भी हो तो 60 लाख गैलन पानी को निकालना उस जमाने में नामुमकिन था। इस तरह वो खजाना सदियों तक पानी की उस मोटी परत के नीचे सुरक्षित रहा। मुगलों का राज खत्म हुआ, मराठा आए, अंग्रेज आए और चले गए। देश आजाद हो गया, रियासतें भारत संघ में मिल गईं, लेकिन जयगढ़ का वो खजाना एक मिथक बनकर वहीं पड़ा रहा। जयपुर राजघराने की पीढ़ियों ने इस राज को सीने से लगाकर रखा। कहा जाता है कि सिर्फ राजा को ही उस खजाने तक जाने का रास्ता पता होता था और वो ये राज अपनी मौत से पहले अपने उत्तराधिकारी को बता देता था। लेकिन 20वीं सदी आते आते ये बात सिर्फ राजघराने तक सीमित नहीं रही। नौकरों, पुराने मुनीमों और इतिहास की किताबों के जरिए ये बात धीरे धीरे बाहर रिसने लगी। दबी जुबान में चर्चाएं होने लगीं कि जयगढ़ में इतना सोना है कि पूरा जयपुर शहर सोने से मढ़ा जा सकता है।
लेकिन किसी के पास सबूत नहीं था। ये सब किस्से कहानियां लग रहे थे, जब तक कि साल 1975 नहीं आ गया। वो साल जब दिल्ली की सत्ता एक ऐसी महिला के हाथ में थी जिसे आधी अधूरी कहानियों पर नहीं बल्कि ठोस कार्रवाई पर भरोसा था। और यहीं से शुरू हुआ वो ड्रामा जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इमरजेंसी और बदले की सियासत। 1975 का साल भारत के इतिहास में आपातकाल के नाम से दर्ज है। लोकतंत्र की सांसें फूल रही थीं, प्रेस पर ताला लगा था और विरोध की हर आवाज को जेल की सलाखों के पीछे दबाया जा रहा था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सत्ता को चुनौती देने वाला कोई नहीं बचा था। लेकिन इस सन्नाटे के बीच एक पुरानी रंजिश सुलग रही थी। ये रंजिश थी इंदिरा गांधी और जयपुर की राजमाता गायत्री देवी के बीच। गायत्री देवी, जो अपनी खूबसूरती और बेबाक अंदाज के लिए दुनिया भर में मशहूर थीं, वो इंदिरा गांधी की मुखर आलोचक थीं। उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा था और भारी मतों से जीती थीं। संसद में उनकी मौजूदगी इंदिरा गांधी को खटकती थी। इसे कुछ लोग राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता कहते थे, तो कुछ इसे व्यक्तिगत ईर्ष्या का नाम देते थे। इमरजेंसी लगते ही गायत्री देवी को निशाना बनाया गया। उन पर विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधि निवारण अधिनियम COFEPOSA के तहत आरोप लगाए गए कि उन्होंने अघोषित विदेशी संपत्ति रखी है। उन्हें गिरफ्तार करके दिल्ली की कुख्यात तिहाड़ जेल में डाल दिया गया। एक महलों में रहने वाली रानी अब जेल की फर्श पर सोने को मजबूर थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। जेल में बंद गायत्री देवी पर दबाव बनाने और जयपुर राजघराने की आर्थिक कमर तोड़ने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया गया। खुफिया एजेंसियों ने इंदिरा गांधी के कान में एक बात डाली, मैडम, जयपुर के खजाने की जो कहानियां हम सुनते आए हैं वो सिर्फ कहानियां नहीं हैं। हमारे पास पक्की खबर है कि जयगढ़ किले में अरबों का सोना दबा पड़ा है। वो खजाना जो मानसिंह लाया था वो आज भी वही है। ये सूचना मिलते ही दिल्ली के गलियारों में हलचल मच गई। एक तीर से दो शिकार होने वाले थे। पहला, देश को उस वक्त पैसों की सख्त जरूरत थी और इतना बड़ा खजाना भारत की किस्मत बदल सकता था। दूसरा, विपक्षी राजघराने की सारी ताकत खत्म हो जाएगी। अगर खजाना मिल गया तो वो सरकारी संपत्ति घोषित हो जाएगा, और अगर नहीं मिला तो भी राजघराने की साख मिट्टी में मिल जाएगी। इंदिरा गांधी ने जो फैसला लिया वो अभूतपूर्व था। उन्होंने किसी पुलिस अधिकारी या इनकम टैक्स कमिश्नर को नहीं, बल्कि सीधे भारतीय सेना को जयगढ़ भेजने का आदेश दिया। आप इस बात की गंभीरता को समझिए। एक लोकतांत्रिक देश में किसी निजी संपत्ति या किले की तलाशी के लिए सेना की पूरी टुकड़ी भेजी जा रही थी। ये कोई वॉर जोन नहीं था, ये भारत का ही एक शहर था। लेकिन सरकार को यकीन था कि मामला इतना बड़ा है कि इसे पुलिस नहीं संभाल पाएगी। दिल्ली से एक गोपनीय आदेश टाइप हुआ। साउथ ब्लॉक से फोन घनघनाए और देखते ही देखते सेना की गाड़ियां जयपुर की तरफ दौड़ पड़ी। जयगढ़ किले को रातों रात सील कर दिया गया। किले के आसपास के कई किलोमीटर के इलाके को नो गो जोन घोषित कर दिया गया। जयपुर शहर में दहशत का माहौल था। सबको पता था कि कुछ बहुत बड़ा हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है इसकी भनक किसी को नहीं थी। ऑपरेशन ट्रेजर हंट इतिहास की सबसे बड़ी खुदाई। तारीख थी 10 जून 1976। भारतीय सेना की एक स्पेशल यूनिट जिसमें इंजीनियर्स और मद्रास सैपर्स शामिल थे, जयगढ़ किले के विशाल दरवाजों से अंदर दाखिल हुई। उनके साथ थे इनकम टैक्स के बड़े अधिकारी, भूगर्भ शास्त्री और वो एक्सपर्ट्स जिनके हाथों में दुनिया के सबसे बेहतरीन मेटल डिटेक्टर्स और पुराने नक्शे थे। मिशन साफ था, खजाना ढूंढो, चाहे वो पाताल में ही क्यों ना हो। सबसे बड़ी चुनौती थे वो विशाल पानी के टांके। 60 लाख गैलन पानी के नीचे क्या है ये जानने के लिए पानी को निकालना जरूरी था। बड़े बड़े इंडस्ट्रियल पंप मंगाए गए। डीजल इंजन दिन रात चलने लगे। मोटे मोटे पाइपों से पानी को किले के बाहर फेंका जाने लगा। पानी का स्तर जैसे जैसे नीचे जा रहा था, दिल्ली में बैठे अधिकारियों की धड़कनें तेज हो रही थीं। क्या वो कहानी सच होगी? क्या वाकई नीचे सोने की चमक दिखेगी? कई दिनों की मशक्कत के बाद टांके खाली हुए, लेकिन नीचे सोना नहीं, बल्कि सदियों पुरानी कीचड़ और गाद, सिल्ट की मोटी परत थी। अब सेना के जवानों ने उस कीचड़ में उतरने का फैसला किया। मेटल डिटेक्टर्स हर इंच जमीन को स्कैन कर रहे थे। किले की दीवारों को ठोक बजाकर देखा जा रहा था कि कहीं कोई खोखली दीवार तो नहीं है जिसके पीछे गुप्त कमरा हो। यह ऑपरेशन 2-4 दिन या 1 हफ्ते नहीं चला, यह चला पूरे 5 महीने। जी हाँ, 5 महीने तक भारतीय सेना ने जयगढ़ किले का कोना कोना छान मारा। खुदाई इतनी गहरी और व्यापक थी कि किले का नक्शा ही बदलने लगा। सर्चलाइटों की रोशनी में जयगढ़ रात भर जागता था। जयपुर के लोग बताते हैं कि रात के सन्नाटे में किले के अंदर से भारी मशीनों के चलने और ड्रिलिंग की आवाजें आती थीं।
ऐसा लगता था जैसे पहाड़ का सीना चीरा जा रहा हो। दिल्ली और जयपुर के बीच एक सीधी हॉटलाइन बिछाई गई थी, जिससे हर घंटे की रिपोर्ट सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ को दी जा रही थी। संजय गांधी, जो उस समय सत्ता के अघोषित केंद्र थे, उनके भी जयपुर दौरों की खबरें उड़ने लगीं। इस दौरान कई तरह की अफवाहें और कहानियां बाहर आने लगीं। कुछ मजदूरों ने दबी जुबान में कहा कि टांकों के नीचे गुप्त तहखाने मिल गए हैं। कुछ ने कहा कि वहां ऐसे ताले मिले हैं जिन्हें सदियों से खोला नहीं गया और उन्हें तोड़ने के लिए गैस कटर मंगाए गए हैं। सवाल ये उठता है कि अगर वहां कुछ नहीं था तो सेना वहां 5 महीने तक क्या कर रही थी? क्या दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना को सिर्फ पिकनिक मनाने के लिए वहां भेजा गया था? जाहिर है कुछ न कुछ तो सुराग मिल रहे थे। कुछ तो ऐसा था जो उन्हें वहां रोके हुए था। हर गुजरते दिन के साथ सस्पेंस गहराता जा रहा था। और फिर इस कहानी में एंट्री हुई हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, जिसने इस आग में घी डालने का काम किया। पाकिस्तान की गिद्ध दृष्टि। जैसे ही जयगढ़ में खजाना खोजने की खबर अंतरराष्ट्रीय मीडिया में लीक हुई, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरानों के कान खड़े हो गए। उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे जुल्फिकार अली भुट्टो। पाकिस्तान की हालत खस्ता थी, अर्थव्यवस्था डूब रही थी। ऐसे में जब उन्हें पता चला कि भारत में अकूत खजाना मिल सकता है, तो उनकी लालच जाग उठी। उन्हें लगा कि बहती गंगा में हाथ धोने का ये सही मौका है। भुट्टो ने बिना देर किए एक आधिकारिक चिट्ठी लेटर इंदिरा गांधी को लिख डाली। उस खत का मजमून बेहद हास्यास्पद और लालच से भरा था। भुट्टो ने लिखा, हमें पता चला है कि आप जयगढ़ में खजाना खोज रही हैं। चूंकि ये खजाना 1947 के बंटवारे से पहले का है और ये अनडिवाइडेड इंडिया की संपत्ति है, इसलिए बंटवारे के नियमों के मुताबिक पाकिस्तान का भी इस पर हक बनता है। हमें हमारा हिस्सा मिलना चाहिए। जरा सोचिए, वो पाकिस्तान जो अपने ही देश को नहीं संभाल पा रहा था, वो जयपुर के एक किले में दबे सोने पर दावा ठोक रहा था। भुट्टो का तर्क था कि अगर खजाना पूर्वजों का है तो वारिस हम भी हैं। लेकिन वो शायद ये भूल गए थे कि वो किसे खत लिख रहे हैं। वो इंदिरा गांधी थीं, जिन्होंने 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया था। वो इन गीदड़ भकियों से कहां डरने वाली थी। भारत ने भुट्टो को ऐसा कूटनीतिक और करारा जवाब दिया कि उनकी बोलती बंद हो गई। भारत ने साफ कह दिया कि पहली बात, ये खजाना अभी मिला नहीं है। दूसरी बात, अगर मिला भी तो ये भारत का आंतरिक मामला है और किसी भी समझौते के तहत पाकिस्तान का इस पर कोई हक नहीं बनता। भारत ने पाकिस्तान को अपनी हद में रहने की नसीहत दे दी, लेकिन पाकिस्तान की ये हरकत एक बहुत बड़ी बात साबित करती है। दुनिया की खुफिया एजेंसियों को भी यकीन था कि जयगढ़ में कुछ बहुत बड़ा है, वरना एक देश का पीएम दूसरे देश के पीएम को खत लिखकर सोने में हिस्सा नहीं मांगता। ये कोई मजाक नहीं था, ये इस बात का सबूत था कि जयगढ़ की मिट्टी में इतिहास का सबसे बड़ा खजाना दबा था। वो रहस्यमयी रात और 60 ट्रकों का काफिला 5 महीने की अथक खुदाई और छानबीन के बाद 1976 के अंत में अचानक एक दिन सरकार ने घोषणा की, अभियान खत्म, हमें जयगढ़ में कोई खजाना नहीं मिला, सर्च ऑपरेशन बंद किया जाता है। मीडिया में एक छोटी सी प्रेस रिलीज जारी कर दी गई कि सेना को वहां सिर्फ 230 किलो चांदी और कुछ पुरानी तलवारें ढाले मिली हैं। जनता को बताया गया कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया। सरकार ने अपनी फाइलें बंद कर दी, सेना बैरकों में लौट गई। लेकिन क्या ये सच था या फिर ये सदी का सबसे बड़ा झूठ था? यहीं से कहानी में वो मोड़ आता है जिसने आज तक लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है और जो इस पूरे रहस्य की सबसे बड़ी कड़ी है। जयपुर के पुराने बाशिंदे, उस दौर के पत्रकार और पुलिस के कुछ रिटायर्ड अधिकारी एक अलग ही कहानी सुनाते हैं। चश्मदीदों का दावा है कि जिस दिन ऑपरेशन खत्म होने का ऐलान हुआ, उसके ठीक बाद एक रात जयपुर से दिल्ली जाने वाला नेशनल हाईवे पूरी तरह से आम जनता के लिए बंद कर दिया गया था। उस रात वहां अघोषित कर्फ्यू लगा दिया गया था। पुलिस का पहरा इतना सख्त था कि सड़क पर परिंदा भी नहीं दिख रहा था। न कोई बस, न कोई निजी गाड़ी, पूरा हाईवे वीरान था। और फिर उस सन्नाटे को चीरते हुए मिलिट्री ट्रकों का एक लंबा काफिला निकला। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 60 ट्रक। ये ट्रक जयगढ़ किले के मुख्य द्वार से नीचे उतरे और सीधे दिल्ली की तरफ रवाना हो गए। चश्मदीदों के मुताबिक ये ट्रक बेहद भारी लग रहे थे। उनके टायर दबाव से दबे हुए थे, जैसे उनमें बहुत वजनदार सामान लदा हो। ट्रकों के ऊपर तिरपाल कसी हुई थी और उनके चारों तरफ हथियारों से लैस जवानों का कड़ा पहरा था। आगे पीछे पायलट जिप्सी चल रही थी। अब सवाल ये है कि अगर कुछ नहीं मिला तो वो 60 ट्रक क्या ले जा रहे थे? क्या उनमें सिर्फ जयगढ़ की हवा भरी थी? क्या उनमें ईंट पत्थर थे? अगर खजाना नहीं था तो हाईवे बंद करने की क्या जरूरत थी? वो ट्रक दिल्ली में कहां गए?
क्या वे दिल्ली के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के वॉल्ट में गए, या फिर उन्हें सीधे पालम एयरपोर्ट ले जाकर किसी कार्गो प्लेन में लाद दिया गया? एक बहुत मजबूत थ्योरी ये है कि उस खजाने में इतना सोना था कि अगर उसे अचानक मार्केट में लाया जाता तो सोने के अंतर्राष्ट्रीय दाम गिर जाते और दुनिया भर में भारत की मुद्रा को लेकर अस्थिरता आ जाती। इसलिए उसे गुपचुप तरीके से सरकारी खजाने में गोल्ड रिजर्व के तौर पर जमा कर लिया गया और दुनिया को बताया गया कि कुछ नहीं मिला। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि उस सोने को स्विट्जरलैंड भेज दिया गया। एक और खतरनाक थ्योरी ये है कि उस सोने का इस्तेमाल 1971 की जंग के बाद की आर्थिक तंगी को दूर करने और संजय गांधी के कुछ ड्रीम प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए किया गया। सच क्या है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि उन ट्रकों के साथ वो सच भी धुएं में उड़ गया। वो रात भारत के इतिहास की सबसे रहस्यमयी रातों में से एक बन गई। क्या आज भी कुछ बाकी है? सरकारी फाइलों में जयगढ़ का खजाना जीरो है। आरटीआई में भी सरकार यही जवाब देती है कि कुछ नहीं मिला, लेकिन इतिहास झूठ नहीं बोलता। मान सिंह की वो लूट, वो बेहिसाब दौलत हवा में गायब नहीं हो सकती। तर्क और तथ्य यही कहते हैं कि या तो वो आज भी भारत सरकार की तिजोरियों में देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रही है, जिसके बारे में हमें बताया नहीं गया, या फिर वो अभी भी जयगढ़ के किसी ऐसे खुफिया तहखाने में कैद है जहां तक 1976 की मशीनें भी नहीं पहुंच पाईं। कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स और इतिहासकारों का मानना है कि इंदिरा गांधी की सरकार को खजाने का सिर्फ एक हिस्सा मिला था, जो ऊपरी स्तर पर था। असली कोर ट्रेजर, जो सबसे कीमती था, वो आज भी वहीं सोया हुआ है, किसी सही वक्त और सही चाबी का इंतजार कर रहा है। जयगढ़ के नक्शे इतने जटिल हैं कि उन्हें पूरी तरह समझना आज भी मुश्किल है। हो सकता है कि मान सिंह ने कोई ऐसा तंत्र बनाया हो जो सिर्फ खास नक्षत्रों या खास विधि से ही खुलता हो। आज 2025 से 26 के इस दौर में, जब हमारे पास ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, जीपीआर, सैटेलाइट स्कैनिंग और लेजर मैपिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकें हैं, क्या फिर से जयगढ़ की जांच होनी चाहिए? ये सवाल सिर्फ सोने का नहीं है, ये सवाल है हमारी धरोहर का। वो सोना जो हमारे पूर्वजों ने अपने खून पसीने और तलवार के दम पर हासिल किया था, वो दौलत जो भारत को सोने की चिड़िया बनाती थी। उस रात हाईवे पर चलने वाले वो ट्रक सिर्फ गाड़ियां नहीं थीं, वो एक चलता फिरता रहस्य थे जो हमारी आंखों के सामने से ओझल हो गए। जो लोग कहते हैं कि खजाना नहीं था, उन्हें बस एक ही जवाब काफी है। बिना आग के धुआं नहीं उठता, और बिना सोने के दुनिया की सबसे बड़ी फौज 5 महीने तक पहाड़ नहीं तोड़ती। जयगढ़ का वो किला आज भी शान से खड़ा है, मुस्कुरा रहा है, जैसे कह रहा हो कि मेरे पेट में जो राज है उसे जानने के लिए तुम्हें फिर से पैदा होना पड़ेगा। वो खजाना भारत का था,